साल 1961, शहर था बर्लिन। रातों रात एक दीवार खड़ी कर दी गई, बर्लिन वॉल। क्यों एक ही रात में इतनी विशालकाय दीवार बनाई गई थी? वजह साफ थी, लोगों को रोकना, उन्हें एक जगह बांध देना, ये तय करना कि कौन जाएगा और कौन नहीं। लेकिन इतिहास ने क्या दिखाया? लोग फिर भी रास्ते ढूंढते रहे। सुरंगें खोदी गईं, छलांग लगाई गई, जान जोखिम में डालकर सरहदें पार की गई, क्योंकि इंसान को रोका जा सकता है, उसकी ज़रूरतों को और उसके सपनों को नहीं। आज दुनिया में कई ऐसे हुक्मरान बैठे हैं जो इसी विचार को मानते हैं कि किसी देश में बाहरी लोगों की जगह नहीं होनी चाहिए, और ऐसे हुक्मरान अक्सर दुनिया के सबसे डेवलप्ड देशों में से ही होते हैं। पर जब ऐसे देशों का इतिहास देखा जाता है तो पता चलता है कि उन देशों की तरक्की में बाहरी लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता था। जब भी इमिग्रेशन की बात होती है, भारतीयों की भी चर्चा होती है, क्योंकि लगभग हर देश में भारतीय समुदाय की तादाद ठीक ठाक मिल जाएगी आपको। भारतीय दूसरे देश जाते हैं, अच्छा करियर बनाते हैं और उस देश की तरक्की में भी अपना योगदान देते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या किसी यूरोप के किसी भी बड़े देश का आप नाम ले लीजिए, भारतीय वहाँ मिल जाएंगे। सालों से ऐसा होता आ रहा था, पर अब समय बदल रहा है। इन देशों की राजनीति भी बदल रही है। एंटी इमिग्रेंट पॉलिटिक्स मुख्य धारा में आ चुकी है। पॉलिटिकल पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में बाकायदा लिखती हैं कि हम बाहरी लोगों की एंट्री बैन करेंगे, हमें वोट दीजिए। ऋषि सुनक जैसे नेता जो खुद भारतीय मूल के हैं, वो स्टॉप द बोट्स जैसे कैंपेन चलाते हैं। हालांकि इन सभी नेताओं का ये कहना होता है कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकना चाहते हैं, हम पूरी तरह से इमिग्रेंट्स को नहीं रोक रहे हैं। जो लोग वैध तरीके से आ रहे हैं सिर्फ उनको ही हम रोक रहे हैं। पर स्टॉप द बोट्स जैसे कैंपेन से ही एंटी इमिग्रेंट्स राजनीति के लिए पृष्ठभूमि तैयार होती है। फिर किसी रोज़ एक गोरी चमड़ी वाला कट्टर नेता आता है और बोलता है कि ये देश हमारा है, हमारे सिवाय यहाँ किसी और का अधिकार नहीं, किसी और का हक नहीं है, गोरों की ज़मीन है, सिर्फ गोरों का हक है और आप सब बाहरी हैं। इस तरह के बयान अक्सर किसी छोटे नेता की ज़ुबान से आप सुनेंगे। बड़े लीडरान ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से बचते हैं, पर पिछले एक हफ्ते में दुनिया के दो बड़े नेताओं ने इसी तरह की ख़राब भाषा का इस्तेमाल किया है। हम बहुत जिम्मेदारी से इसे ख़राब भाषा कह रहे हैं। पहला बयान अपने नन अदर देन डोनाल्ड ट्रंप का है। 23 अप्रैल को ट्रुथ सोशल पर उन्होंने भारत की तुलना हेल होल से कर दी। हेल होल का हिंदी में तर्जुमा जब आप करेंगे तो समझ में आएगा कि नर्क का छेद या नर्क का द्वार, इस तरह का आपको उसका तर्जुमा समझ में आएगा। ट्रंप ने लिखा कि कोई बच्चा जब अमेरिका में पैदा होता है तो उसे यहाँ की नागरिकता मिल जाती है, फिर चीन या भारत जैसी हेल होल कंट्री से उनका पूरा का पूरा परिवार यहाँ रहने आ जाता है। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने भारतीयों को गैंगस्टर विथ लैपटॉप भी कह दिया। पर क्या भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इन बयानों पर आपत्ति जताई गई या इसकी आलोचना की गई? जवाब है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ महीनों में भारत को कई बार बुरा भला कहा है। भारत को डेड इकॉनमी तक कहा गया था, पर भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। अब भारत की तुलना नर्क से की गई है। क्या विदेश मंत्रालय इस पर कोई बयान जारी करेगा? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को एक पत्रकार ने ट्रंप की हालिया टिप्पणी से जुड़ा सवाल पूछा। इस पर जवाब आया, वी हैव सीन सम रिपोर्ट्स, दैट इज वेयर आई लिव इट। दैट इज वेयर आई लिव इट। ऐसा लगता है कि ये विदेश नीति नहीं, कोई अधूरी कविता चल रही हो जिसका आखिरी मिसरा कभी लिखा ही नहीं गया हो। हमने रिपोर्ट्स देख ली हैं, अब आगे क्या? रिपोर्ट्स तो हमने भी देखी हैं, आगे कुछ नहीं। जैसे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया हो, अंदर से आवाज़ आ जाए, सुन लिया है पर खोलेंगे नहीं। ट्रंप की टिप्पणी पर सवाल पूछने पर भी जवाब नहीं आया। न्यूजीलैंड के नेता के बयान की तो चर्चा भी नहीं हो रही है। दरअसल भारत और न्यूजीलैंड अगले हफ्ते फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट पर साइन करने वाले हैं। इस पर न्यूजीलैंड की सरकार के मंत्री शेन जोन्स ने कहा कि अब हमारे देश में बटर चिकन की सुनामी आ जाएगी। शेन जोन्स खुद सरकार का हिस्सा है, न्यूजीलैंड की सरकार का हिस्सा है, लेकिन वो भारत और न्यूजीलैंड की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाली है उसका विरोध कर रहे हैं। बटर चिकन की सुनामी से उनकी क्या मुराद है वही जाने और उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। बाकी बटर चिकन एक अच्छी डिश है, लेकिन ये बात सब्जेक्टिव है कि आपको इसका स्वाद कैसा लगता है। सब्जेक्टिव नहीं है तो वो है ट्रंप और जोन्स के बयान। इन दोनों बयानों के कुछ और मायने नहीं निकाले जा सकते।
सीधे तौर पर ये भारत और भारतीयों को टारगेट करके की गई बातें हैं, पर सरकार की तरफ से कोई पलटवार नहीं किया गया, कोई जवाब नहीं आया। उल्टा ट्रंप के जवाब का पलटवार करने ईरान मैदान में उतरा है। हैदराबाद स्थित ईरानी काउंसलेट के एक्स अकाउंट से लिखा गया, चीन और भारत सभ्यता के उद्गम स्थल हैं। हेल होल तो वहाँ है जहाँ के वॉर क्रिमिनल प्रेसिडेंट ने ईरान की सभ्यता मिटाने की धमकी दी थी। अमेरिका और न्यूजीलैंड के नेताओं की तरफ से नए बयान आए हैं। बस बयान बदले हैं, इस तरह की बातें पहले भी कही जाती रही हैं। अमेरिका में मागा वाले कई वर्षों से H-1B वीज़ा का विरोध कर रहे हैं, भारतीयों को नौकरी छीनने वाला कहते हैं। और न्यूजीलैंड में भी सिख समुदाय के लोगों को नगर कीर्तन के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा था दिसंबर 2025 में। उसके अलावा भी वहाँ भारतीयों के खिलाफ कई घटनाएं रिपोर्ट की गई थी, जबकि न्यूजीलैंड तो एक इंक्लूसिव समाज माना जाता है। बाहर से आए लोगों को अपना महसूस करवाया जाता है वहाँ पर ऐसा क्या हुआ है कि न्यूजीलैंड भी अब बदल गया है। आज के शो में इसी बात का पता लगाएंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। न्यूजीलैंड की कुल जनसंख्या करीब 53 लाख है। इसमें से लगभग 3 लाख लोग भारतीय मूल के हैं। सबसे पहले भारतीय जो है वो 19वीं सदी के आखिर में न्यूजीलैंड पहुंचे। ये लोग ब्रिटिश इंडिया से आए थे। किसी ने मजदूरी की, किसी ने छोटे व्यापार शुरू किए। पंजाब और गुजरात से आए भारतीयों ने डेयरी और किराना और खेती जैसे सेक्टर में अपनी जगह बनाई। असल बदलाव 1980 और 1990 के दशक में आया, जब न्यूजीलैंड ने स्किल माइग्रेशन को बढ़ावा दिया। इसके बाद क्या हुआ कि भारत से डॉक्टर, इंजीनियर, IT प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स ये बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचने लगे। इसलिए भारतीय मूल के लोगों की जनसंख्या आज करीब 3 लाख वहाँ पर पहुँच गई है। पर ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। भारतीय समुदाय ने न्यूजीलैंड के पावर स्ट्रक्चर में भी जगह बना ली है। आनंद सत्यानंद भारतीय मूल के पहले गवर्नर जनरल बने वहाँ पर। कंवलजीत सिंह बख्शी न्यूजीलैंड की संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के सांसद बने। प्रियंका राधाकृष्णन आज न्यूजीलैंड सरकार की मंत्री भी हैं, वो मंत्री भी रह चुकी हैं और लेबर पार्टी का एक बड़ा चेहरा है। बिजनेस में देखें तो भारतीय मूल के उद्यमियों ने फूड, रिटेल और लॉजिस्टिक्स के इन सब के सेक्टर्स में बड़ी कंपनियां वहां पर खड़ी की हैं। यानी भारतीय समुदाय अब सिर्फ माइग्रेंट नहीं है, वो वोटर है, वो बिजनेस पावर है और पॉलिटिकल रियलिटी अब वहाँ की बन चुकी है। और जैसे जैसे ये प्रभाव बढ़ता है, वैसे वैसे पहचान की राजनीति और विरोध की आवाज़ें भी तेज़ हो जाती हैं। हर जगह यही होता है, न्यूजीलैंड में भी यही हो रहा है। यहाँ इमिग्रेशन को लेकर जो बहस आज दिख रही है वो सिर्फ कुछ बयानों का नतीजा इससे आप मत समझिए कि कुछ चंद ये बयान बस हैं। इसके पीछे बाकायदा एक पूरा तंत्र काम करता है और हर जगह की कमोबेश यही कहानी है। कुछ नेता और संगठन मिलकर सबसे पहले नैरेटिव तय करते हैं और फिर इन्हें चुनाव का मुद्दा बनाया जाता है। धीरे धीरे इमिग्रेशन को एक समस्या के रूप में स्थापित किया जाता है और जब कोई समस्या बार बार दोहराई जाती है तो वो सच जैसी लगने लगती है। साइकोलॉजिकल चीज़ है ये। इस तंत्र के केंद्र में सबसे पहले आते हैं राजनीतिक चेहरे, जैसे विंस्टन पीटर्स विदेश मंत्री हैं इस समय। ये न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के नेता हैं, एक दक्षिणपंथी पार्टी है ये, और लंबे समय से इमिग्रेशन पर सख्त रुख अपनाते आए हैं ये। उनका राजनीतिक करियर ही इस बात पर टिका रहा है कि न्यूजीलैंड की पहचान को बचाना है। उनके भाषणों में बार बार ये बात आती है कि तेज़ी से बदलती जनसंख्या देश के सामाजिक संतुलन को बिगाड़ रही है। अब शेन जोन्स जैसे नेता जिन्होंने बटर चिकन वाला बयान दिया है, वो इसी लाइन को और भी आक्रामक तरीके से कहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पीटर्स जहां इसे, जो विदेश मंत्री हैं पीटर्स, जहां इसे एक राजनीतिक भाषा में कहते हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से कहते हैं, जोन्स उसे ऐसे शब्दों में कहते हैं जो सीधे हेडलाइन बन जाए। अब इन नेताओं और इन पार्टियों के अलावा ACT न्यूजीलैंड भी एक पार्टी है जो कोलिशन का पार्ट है सरकार में। ये भी एक अपनी राय रखती है इमिग्रेशन पर। इमिग्रेशन के ये भी खिलाफ है, पर ये कहती है कि अवैध तरीके से इमिग्रेशन नहीं होना चाहिए। अब ATC और न्यूजीलैंड फर्स्ट ये दोनों ही पार्टियां सत्ता में हैं, सरकार में गठबंधन के साथ शामिल हैं। इस समय न्यूजीलैंड में एक दक्षिणपंथी सरकार चल रही है जो इस तरह के एंटी इमिग्रेंट बयान आने पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया कभी नहीं देती है।
अपने नेता की बहुत ज़्यादा आलोचना नहीं करती। जैसे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भी कहा बटर चिकन वाले बयान पर कि इट डजंट साउंड राइट। उनके बयान से किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है, ये भी उन्होंने बोला। मतलब आप देख रहे हैं कि आलोचना भी कितने प्यार से की गई, बहुत अधिक आलोचना नहीं की गई। अब आप पैटर्न समझिए, पहले नेताओं की तरफ से बयान आते हैं। अच्छा, राजनीति के बाहर भी कई ऐसे समूह हैं जो इस नैरेटिव को ताकत देते हैं। कुछ पॉलिसी ग्रुप और कुछ थिंक टैंक लगातार ये रिपोर्ट जारी करते हैं कि इमिग्रेशन से हाउसिंग क्राइसिस बढ़ रहा है, पब्लिक सर्विस पर बोझ बढ़ रहा है। इन रिपोर्ट्स का इस्तेमाल भी सिलेक्टिव तरीके से किया जाता है। जिन आंकड़ों से फ़ायदा दिखता है उन्हें कम हाईलाइट किया जाता है, और जिनसे डर दिखता है, जिनसे डर बनाया जा सकता है, उन्हें ज़्यादा फैलाया जाता है, ज़्यादा सर्कुलेट किया जाता है। फिर सोशल मीडिया पर भी छोटे छोटे वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। एक छोटी सी घटना को पूरे सिस्टम की समस्या बनाकर पेश किया जाता है। अगर किसी शहर में हाउसिंग की दिक्कत है तो उसका सीधा लिंक माइग्रेंट से जोड़ दिया जाएगा। अगर अस्पतालों में भीड़ है तो कहा जाएगा कि ये बाहर से आए लोगों की वजह से ही भीड़ हो रही है। फिर सोशल मीडिया में इमिग्रेंट्स को डराने धमकाने के लिए वीडियो भी पोस्ट की जाती हैं ताकि पहले से एक माहौल तैयार किया जाए, जैसे 20 दिसंबर 2025 में हुआ था। उस दिन सिख समुदाय के लोग न्यूजीलैंड के एक शहर में पीसफुल रैली निकाल रहे थे, नगर कीर्तन हो रहा था। न्यूजीलैंड में रह रहे सिख सालों से ऐसा करते आ रहे थे, लेकिन 20 दिसंबर 2025 को जब नगर कीर्तन हुआ तो सामने से ईसाइयों की एक दूसरी रैली आ गई। उनके साथ एक बड़ा सा पोस्टर था, उसमें लिखा हुआ था, दिस इज़ न्यूजीलैंड नॉट इंडिया। इस रैली में शामिल नौजवान ब्लू टी शर्ट पहने हुए थे, जिसमें कीवी फर्स्ट, कीप न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड और ट्रू पैट्रियट जैसे नारे लिखे हुए थे इन पोस्टर्स में। ये नौजवान क्रोधित दिख रहे थे, भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। फिर इनका काफिला सिखों के नगर कीर्तन के पास आ पहुंचा। पास आकर इन युवाओं ने हाका डांस किया और नारे लगाए, वी लव जीसस क्राइस्ट। बताइए भला, आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराने वाले, उनकी पूरी संस्कृति को म्यूजियम में समेट देने वाले, अब उन्हीं की पहचान की आड़ में ये सब ढोंग करने पर उतरे हैं। बहरहाल, यहाँ इमिग्रेंट्स को भी डराया जाता है, जैसे अभी सिखों को डराया गया, और आम लोगों के मन में भी डर पैदा किया जाता है कि इमिग्रेंट्स बढ़ा तो आपकी नौकरी चली जाएगी, ज़मीन चली जाएगी, घर चला जाएगा। पर रियलिटी क्या है? न्यूजीलैंड की इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा माइग्रेशन पर निर्भर है। हेल्थ केयर सेक्टर्स में जो डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, इनकी कमी भी जो लंबे समय से है वो इमिग्रेंट्स ही पूरी कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इंजीनियर्स भी बड़ी तादाद में भारत से जाते हैं, यानी जिन घरों की कमी का डर उन्हें दिखाया जाता है उन्हें ही बाहर से आए लोग बनाते हैं। एग्रीकल्चर और डेयरी में भी बाहर से आए कामगारों का योगदान बहुत है। अगर अचानक इमिग्रेंट को बहुत ज़्यादा सीमित कर दिया जाए तो ये सेक्टर्स भी सीधे प्रभावित होने वाले हैं। फिर सवाल ये उठता है कि अगर इकॉनमी को माइग्रेंट्स की ज़रूरत है तो पॉलिटिक्स उनके खिलाफ क्यों है, राजनीति उनके खिलाफ क्यों की जा रही है? इसका जवाब है इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था, और इलेक्शंस यानी चुनाव। दो अलग अलग चीज़ें हैं। नवंबर में न्यूजीलैंड में चुनाव है, अगला प्रधानमंत्री चुना जाना है। कई पोल्स में लेबर पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में मौजूदा सरकार को डर है कि वो चुनाव हार सकती हैं। चुनाव नहीं हारने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं ताकि सुर्खियां मिल जाए। लेबर पार्टी ने भारत के साथ एफटीए का समर्थन किया है और उसे भारत और न्यूजीलैंड दोनों के लिए फ़ायदेमंद बताया है। पिछले एक साल में भारत ने अमेरिका से धोखा खाया है, इसके बाद वो नए मार्केट तलाश रहा है। ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील साइन हुई है, न्यूजीलैंड से भी अब ये साइन होने वाली है। पर सवाल यहाँ न्यूजीलैंड के बदलते समाज पर भी है। जो व्यवस्था इंक्लूसिव या समावेशी नहीं होती वो एक चरम पर पहुंचकर ठहरने लगती है, बहुत आगे बढ़ नहीं पाती। जब किसी एक धर्म, एक रंग, एक भाषा की महानता बताई जाती है और जो आपसे अलग हो उसे दोयम दर्जे का समझ लिया जाता है, तो वहाँ लड़ाई झगड़े, आंतरिक कलह के चलते हर एक कदम आगे बढ़ने के बाद समाज 2 कदम पीछे आ जाता है। इसलिए सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से लोग यूरोप जाते हैं, उधर उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं और तरक्की भी ये लोग करते हैं। यूरोप या पश्चिम जब खुलकर टैलेंट का स्वागत कर रहा था तब सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारतीयों का हुआ। भारतीय विदेश जाकर मेहनतकश एम्प्लॉय भी बने और स्मार्ट बॉस भी, सांसद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति भी बन गए।
अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी जगहों पर भारतीयों की सफलता का एक कारण अगर उनकी मेहनत थी, तो दूसरा कारण वहाँ के समाज का समावेशी होना भी था। ऐसा ही एक शानदार उदाहरण न्यूजीलैंड का भी था। पर अब यहाँ से भी इस तरह के बयान और बदलती राजनीति चिंता तो पैदा करने वाली ही है। इसी नोट पर आज का रास्तू समाप्त होता है। इसी रिकॉर्ड किया था मेरे साथी आयन ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगांव।